एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। उम्मीद करते हैं आपका जो दिसंबर में सीटेट होने वाला है आप बेहतर अपना तैयारी दे रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है 1 जनवरी 2022 को पूछे गए CDP के सभी प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये प्रश्न आप हो सके कि देखे भी होंगे पहले भी किसी न किसी चैनल पर, लेकिन इसमें 30 प्रश्न के अलावे आपका संपूर्ण विश्लेषण होगा। सिर्फ हम आंसर नहीं बताने वाले हैं और आपको एक और सलाह देते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर 2021-22 है आप जहां से भी देखें, जिस भी सेट से बनाए उसको बना डालिए, क्योंकि इस बार उसी जो है प्रीवियस ईयर से टोटल 60 से 70% क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 1 जनवरी 2022 को पूछे गए CDP के सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? भिन्न भिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है। विकास एक आयामी नहीं होता है, बल्कि विकास बहुआयामी होता है। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, नैतिक नहीं, सामवेगिक नहीं, सभी तरह का विकास होता है, तो बहुआयामी हो गया। विकास एक दिशीय होता है। विकास एक दिशीय नहीं बल्कि बहुदिशीय होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये सतत प्रक्रिया है भी। सतत मतलब होता है लगातार। विकास ये निरंतर या सतत रूप से चलता रहता है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। देखिए क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से होता है? दरों से पूछ रहा है। विकास तो होता है भाई सतत एवं ये भी सही है, लेकिन क्या करते हैं आप इसको मारते हैं तो ये गलत होता है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। अधोगामी मतलब नीचे की ओर और शीर्षगामी मतलब सिर की ओर। जैसे कि अधोगामी मतलब हो गया सिर से पैर की ओर और शीर्षगामी मतलब हो गया पैर से शीर्ष की ओर। तो विकास की दर इस तरह से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होती है। ये भी गलत। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से होता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, यहाँ कर दिया है नहीं, ये भी गलत। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सिर्फ बचपन को हम 10 अवस्थाओं में या किसी भी मनोवैज्ञानिकों ने नहीं बांटा है। तो आपका आंसर क्या होगा? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है? पूर्व रूप से निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। क्या होगा? परिपक्वता। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है? ये कई बार अलग अलग एंगल से इस प्रश्न को रिपीट किया गया है सिर्फ 2021-22 में ही। तो इस बार भी ये प्रश्न रहेगा। समाजीकरण क्या होता है कि जब बच्चे समाज के नियमों, परंपरा, रीति रिवाज इन सभी को सीखता है तो उसको कहते हैं समाजीकरण, यानी समाज के अनुरूप अपने आप को ढालना कहलाता है समाजीकरण। तो समाजीकरण का 2 तरीका, एक प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मतलब कि शिशु जब जन्म लेता है तो वो पहली बार अपने परिवार हुआ, दोस्त हुआ, इन सभी से समाजीकरण सीखता है। तो परिवार क्या हो गया? प्राथमिक हो गया। द्वितीय कारक क्या हो जाएगा? जैसे अब वो स्कूल जाएगा, कार्यस्थल जाएगा, या फिर जहाँ उसके पिताजी काम कर रहे हैं वहाँ पर जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मीडिया हो गया। ये सब क्या है? द्वितीयक हो गया। तो पहले में क्या होगा? प्राथमिक में परिवार। तो देख लीजिए परिवार इसमें है फर्स्ट में और किसी में है नहीं। तो परिवार क्या हो गया?
पहला और विद्यालय हो गया द्वितीयक। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? 7-8 साल बच्चों के बारे में कह रहा है, नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन। देखिए, कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहला हो गया पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत पारंपरिक, दूसरा हो गया पारंपरिक और तीसरा हो गया उत्तर पारंपरिक। ये 3 अवस्थाओं में बांटा और तीनों को क्या किया है? 2-2 अवस्थाओं में पारंपरिक, तीनों को 2-2 अवस्थाओं में बांटा है। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे परंपरा, रीति रिवाज, नियम कानून कुछ नहीं जानता है, परंपरा यानी समाज का, तो उसको कहेंगे हम लोग पूर्व पारंपरिक। और दूसरा हो गया क्या कि पारंपरिक जब वो परंपरा, रीति रिवाज, नियमों, इन सभी चीज़ों को जान जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग पारंपरिक। और उत्तर पारंपरिक क्या हो गया कि जब वो अब परंपरा तो जान गया, अब ये परंपरा का एनालिसिस भी करना सीख जाता है कि कौन सा परंपरा गलत है या सही है। यदि गलत है तो वो क्या चाहता है कि हम इस परंपरा को बदल भी डालेंगे। तो उत्तर पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक अवस्था में बच्चों को परंपरा का ज्ञान नहीं होता है और फिर भी वो नैतिकता उसके अंदर रहता है। उस नैतिकता को कैसे मानता है? या तो बड़ों की आज्ञा के रूप में या बड़ों के दंड के डर से। तो दंड के डर से, तो 7-8 साल का बच्चा, ये 4 से 7 या 8 साल होता है, 7 या 8 साल होता है। तो अब सोचिए कि ये पहला पूर्व पारंपरिक अवस्था में चला गया, तो दंड और आज्ञा पालन के डर से। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालयों का स्थानीय मानचित्र करने की क्षमता। तो पियाजे के अनुसार क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, ये क्या है? उसका क्रमबद्धता है पियाजे का। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक, सकारात्मक परिणाम निकलना। तो जीन पियाजे क्या कहता है? जीन पियाजे कहता है क्या, जो अपने हिसाब से वो सोचे, अपने अंदर से सोचे, यानी केंद्रिता भाव, आत्म केंद्रिता भाव। तो उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? लेव वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता। तो सामाजिक संरचना पर आधारित है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? देखिए, वाइगोत्स्की इस चीज़ को नोटिस किया, हम लोग भी देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई भी काम करता है तो वो अपने आप में वो बलबलाता है, बुदबुदाता है और उस बुदबुदाते हुए उस काम को करता है। तो इसी को कहा है वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच, यानी निजी संवाद। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछ देता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं निजी संवाद क्यों करते हैं, प्राइवेट स्पीच क्यों करते हैं? क्योंकि अपने कार्य को वो गति प्रदान कर रहा होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा के निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना? बिल्कुल नहीं। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव? ये भी नहीं।
अस्थाई अलगाव नहीं, सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग क्या करता है प्रगतिशील कक्षा में कि एक बच्चे दूसरे को सहयोग करते हैं, शिक्षक भी बच्चे को सहयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सहयोगितापूर्ण अधिगम। आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक बच्चों में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है। देखिए दो चीज़ें हैं एकदम, यहाँ से एक प्रश्न रहा था, ये हार्वर्ड गार्डनर का जो है ये सिद्धांत है, इसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसी के अंतर्गत है। एक बच्चे में दूसरों की नियत, यानी दूसरा बच्चा क्या सोच रहा है, कैसा उसका नियत है, जब वो पहले बच्चे में समझ विकसित हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग अंतरावैयक्तिक, उसको क्या कहते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक अंतरावैयक्तिक और दूसरा एक अंतःवैयक्तिक बुद्धि। जब वो अपने खुद के बारे में विश्लेषण करने लगे, सोचने लगे, समझने लगे, या अपनी कमियां समझबूझकर अपना वो डिसीजन लेने लगे खुद के बारे में, तो उसको कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो गार्डनर ने 2 तरह का बुद्धि, 9 तरह का बुद्धि किया है। स्थानिक संबंध बुद्धि में क्या होता है, उसको स्थानिक वगैरह का ज्ञान हो जाता है। और प्राकृतिक बुद्धि का मतलब है कि प्राकृतिक नियमों, पशु पेड़ पौधे इन सभी चीज़ों का उसको ज्ञान हो जाता है, तो प्राकृतिक बुद्धि हो जाता है, यानी प्रकृतियों के बारे में जानना। तो यानी यहाँ पर कह रहा है एक बच्चों में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता, तो ये क्या हो जाएगा अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। देखिए आपको हम एक वीडियो हालांकि एग्जाम से पहले ही कोशिश करेंगे कि NEP जो 2020 है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक सिस्टमैटिक वीडियोस बनाकर आपको दे दें। लेकिन ये जो आप लोग बहुत तरह के वीडियोस देखे होंगे उसमें सिर्फ क्या रहता है कि अलग अलग उसको एज अवस्थाओं को बांट दिया गया कि 1 से 3 साल तक के बच्चे, फिर 3 से 6 साल के, वो वहाँ से प्रश्न एक भी नहीं है। और हम कोशिश करें कि NEP 2020 में जितना प्रश्न NEP 2020 से पूछा गया है हम उसको एक वीडियो में ले आएँ। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कौन सा प्रस्तावित है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। कभी भी नहीं, अपनी मातृभाषा में जब कोई सीखता है तो वो किसी भी रूप से बाधक नहीं होता है, बल्कि वो सहायक होता है। विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सिफारिश या प्रस्तावित नहीं करता है। विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। ये भी नहीं, विद्यार्थी को क्या करेगा, बहुभाषी होने का क्या होगा, उच्च संज्ञानात्मक लाभ होगा, उसके अंदर ज़्यादा संज्ञान आएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जेंडर भूमिकाएं है। जेंडर, देखिए 2 चीज़ें हैं। जेंडर किसको कहते हैं हम लोग, जेंडर और सेक्स में लोग ना एक ही समझ लेते हैं, लेकिन जेंडर और सेक्स अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। जरा समझिएगा, एक ही नहीं होता, अलग होता है जेंडर और सेक्स। जेंडर क्या होता है, जो मानव निर्मित चीज़ें हैं उसको हम लोग जेंडर कहते हैं, और जो नेचुरली है उसको कहते हैं हम लोग सेक्स। जैसे कि मेल और फीमेल ये सेक्स है, मेल और फीमेल ये सेक्स है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है या नेचुरली ये कहीं नहीं है कि लड़कियां बाल बढ़ा दे, यानी बाल बढ़ा दे, लड़कियां फ्रॉक पहने, तो वो क्या हो जाएगा, वो जेंडर में आएगा। ये क्या है, मैन मेड है। ये कौन तय किया, ये कोई तो तय नहीं किया, कोई नेचुरल तो तय नहीं किया कि भाई लड़कियां फ्रॉक पहनेगी और लड़के जींस पहनेंगे, तो ये तय नहीं किया। तो ये क्या है कि जो उसका बॉडी है, किसी भी लड़के का बॉडी पार्ट्स और लड़कियों का बॉडी पार्ट्स, वो सेक्स के अंदर है, सेक्स के अंतर्गत है। लेकिन जेंडर के अंतर्गत क्या है, जेंडर के अंतर्गत है क्या, ये बाहरी है, ये बनावटी है, ये मैन मेड है, मानव निर्मित है। तो जेंडर भूमिकाएं क्या है, अधिगृहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार तो है ही नहीं। जन्मजात क्या है, सेक्स है, जन्मजात जेंडर कभी भी नहीं है। जैविक संरचना, जेंडर भी जैविक संरचना नहीं है, जीव के द्वारा बना हुआ चीज नहीं है, जीव के द्वारा बना हुआ क्या है, सेक्स है। अनुवांशिक निर्धारण भी नहीं है, क्या है, अधिगृहित व्यवहार। हम जो व्यवहार करने लगते हैं उसी को कहा जाता है जेंडर। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत, देखिए ये दो चीजें हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत मतलब होता है लगातार, निरंतर, क्रमिक, और समग्र मतलब होता है व्यापक रूप से, बड़े पैमाने पर। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। बिल्कुल नहीं, तुलना नहीं करना है हमको। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। रिजल्ट कभी भी घोषित करने का आता ही नहीं है। अब देखिए आपको कंफ्यूजन होता होगा 2 और 3 में। अब देखिए तीसरा पढ़िए, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। ये वर्गीकरण, अब कोई तेज है उसको अलग कर देंगे, कोई मंद बुद्धि है या कम जानता है, कम याद रहता है, उसको अलग कर देंगे। ये कभी भी समावेशन नहीं करता है, समावेशी शिक्षा ये कभी भी नहीं करता है। तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? छात्रों की समझ को आंकना। हम मूल्यांकन इस वजह से करते हैं कि बच्चे कितना समझे, उस चीज़ को आंकेंगे। और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना। बच्चे यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो पाठ्यक्रम चेंज कर देंगे। बच्चे समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो शिक्षण शास्त्र यानी हम अपना पढ़ाने का तरीका बदल देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? किन बातों पर? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? फिर जो है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा? ये भी नहीं होगा। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? ये बिल्कुल होगा कि जब हम कुछ तरीके से पढ़ाते हैं तो जब हम देखते हैं कि बच्चे नहीं सीख पाते हैं तो हम चिंतन करते हैं कि भाई बच्चे ऐसे नहीं सीख रहे हैं, इस तरह से सिखाएं। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। ये बिल्कुल नहीं है कि मूल्यांकन से ही हम सर्वोत्तम तरीका पता करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो भी अधिगम वक्र कह रहा है। तो मेरे अलावा इन परिणामों का एकदम उटपटांग है और इसका ऑफिशियल आंसर है 9 नंबर। अब समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या दयनीय स्थिति हुआ होगा। तो इसमें सबको आंसर मिला है, तो कुछ ऑप्शंस विवादित हैं, इनके ऑप्शंस भी विवादित हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या क्या होगा। ये रिपीट होता है तो फिर नंबर मिलेगा आप लोग को, और रिपीट नहीं होता है तो अच्छी बात है, कन्फ्यूजन दूर होगा। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा किसको कहते हैं? इसका एक डिफिनेशन है, पहले उसको एक मोटा मोटी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी शिक्षा को, किसी को शिक्षा दे रहे हैं या किसी वर्ग में शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ किसी भी आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं, वो कहलाता है समावेशी शिक्षा। किसी भी आधार का मतलब क्या है कि SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, सब एक साथ। दिव्यांग हो और अच्छे मतलब सामान्य हो, उसको एक साथ। गरीब हो, अमीर हो, एक साथ। तेज बच्चा हो, कम तेज बच्चा हो, उसको एक साथ। जब हम किसी भी तरह से भेदभाव ना करते हुए हम कक्षा ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा। अब हम लोग ऑप्शंस की ओर चलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये भी अलग कर रहा है, तो ये कभी भी नहीं होगा। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, ये भी अलग कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये भी अलग कर रहा है कि जो भाई क्षेत्रीय भाषा जानेगा, जो रीजनल लैंग्वेज जानेगा, जो उसका मातृभाषा है उसको हम नहीं पढ़ाएं, ये भी अलग कर रहा है। तो योग्यता से परे होकर, परे मतलब बाहर, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। यानी हम बिना टैलेंट के, यानी कोई टैलेंट है भी तो भी नहीं है तो भी हम किसी भी भेदभाव के बिना करवाए हुए शिक्षा देते हैं, तो ये कहलाता है आपका समावेशी शिक्षा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कथन ए। देखिए ये कथन और कारण वाला प्रश्न, कथन या तर्क वाला प्रश्न बहुत आसान होता है, पैनिक नहीं होना है। बस ये सोचना है कि 2 लोगों से हम बात कर रहे हैं, एक कथन ए है और दूसरा आर है, और जो कह रहे हैं क्या वो सही है
और सही है तो है। अब फिर देखेंगे कि दोनों सही है तभी क्या होगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। यदि एक सही है दूसरा गलत है तो बिल्कुल वो कनेक्टेड नहीं होगा। तो आइए देखिए कितना आसान है। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। क्या सही बात है? जब कोई शिक्षक पढ़ाएगा तो जो पढ़ाने का तरीका है अलग अलग तरीके से हम अप्लाई करें, पढ़ाएं, तो ये सही चीज़ कह रहा है, सही बात कह रहा है कि जिस भी तरीका से बच्चा सीख जाए हम अलग अलग तरीका अपनाएंगे, तो ये सही कह रहा है। शिक्षक को एक अधिगमकर्ता की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। अब वो जो कह रहा है कि अब है पाठ्य सामग्री को हम पढ़ा रहे हैं तो विभिन्न तरीके से पढ़ाना, और दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकता। अब जो पढ़ने वाला है हम विभिन्न तरीके से क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि जो सीखने वाले हैं हो सके कि वो एक तरीका से नहीं सीखे तो दूसरे तरीके से सीखेगा। तो अधिगमकर्ता की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षण शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, तो ये भी सही कह रहा है। और अब देखिए ये दोनों सही कह रहा है तो ए आर दोनों सही, ए आर दोनों सही, जब भी होगा ऑप्शन 1 2 आंसर होगा। अब ये 1 2 में छांटना है तो कैसे छांटना है? एकदम आसान। देखिए कि ये जो दोनों बातें कह रही है एक ही टॉपिक से है, एक ही चीज कह रहा है। एक में क्या कह रहा है कि पाठ्य सामग्री को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को विभिन्न तरीका अपनाना चाहिए। दूसरा इसलिए कह रहा है कि भाई अधिगमकर्ता अलग अलग तरीके से सीखते हैं, इसीलिए अधिगमकर्ता के अनुकूल हमको डालना चाहिए। तो अनुकूल डालने के लिए क्या करना होगा, विभिन्न तरीके से पढ़ाना होगा। तो विभिन्न तरीके से पढ़ाना है तो ए आर और दोनों सही है, और आर सही व्याख्या भी करता है एक ही। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? देखिए ये क्या कर रहा है कि बच्चा को लिखाया जा रहा है तो विकार देखिए इसका क्या है। विकार क्या है कि लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करता, अक्षर बनाने, अब उसको क लिखना है तो क बन ही नहीं रहा है, ये हो गया पहली परेशानी। और शब्दों के बीच, अब कमल लिखना है तो म यहाँ लिख दिया, लो यहाँ लिख दिया, तो ये शब्दों के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो ऐसे विकार को कहते हैं हम लोग आलेख विकार। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि हम लोग जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं क्लास में वो व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं, एक बच्चे दूसरे से कभी भी नहीं मिलते हैं। जैसे कि किसी को मैथ पसंद है तो किसी को मैथ बोरिंग लगता है, किसी को साइंस पसंद है तो किसी को साइंस बोरिंग लगता है, कोई रंग हो, रूप हो, सीखने में गति का दर हो, अलग अलग हो जाता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रटन वाला बात जहां आ जाए तो साफ काट दीजिए, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना चाहिए। ये पेपर पेंसिल भी नहीं, पेपर पेंसिल क्या होता है कि अक्सर देखते हैं ऑप्शन में पेपर पेंसिल दिया है, तो वो ज़माना अलग था जब हम लोग टेस्ट देते थे, हम लोग मूल्यांकन देते थे। क्या होता था कि पेपर और पेंसिल पर ही लिखित रूप से परीक्षा देते थे, वो टेस्ट कहलाता था पेपर पेंसिल, और ये उसी से तय होता था कि कौन बच्चा तेज है, कौन तेज नहीं है, या कौन मध्यम तेज है। तो वो पेपर पेंसिल वाला अब ज़माना बिल्कुल नहीं है, तो पेपर पेंसिल भी नहीं होगा। क्या होगा, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता का जब क्लास हो। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, बच्चे क्रिएटिविटी होते हैं तो कौन सा लक्षण है? अब देखिए ये शब्द भी समझना होगा। एक है अपसारी चिंतन, आवेगशील, सोच में केंद्रीयता, अभिसारी चिंतन। देखिए दो चिंतन पहले समझ लीजिए, अभिसारी और अपसारी, यानी अपसारी और अभिसारी। देखिए अपसारी चिंतन क्या होता है कि जब हम किसी समस्या समाधान के लिए औरों से अलग हटकर, मतलब कि कुछ हम अलग हटकर करते हैं तो वो का चिंतन कहलाता है अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि जो सब लोग करेंगे और हम भी उसी तरह से सोचेंगे तो वो क्या हो गया, अभिसारी चिंतन।
अभिसारी लेंस आप लोग पढ़े होंगे। अभिसारी लेंस इस तरह का रहता है, इसमें क्या होता है कि जो भी प्रकाश का गुजरती है वो एक जगह फोकस हो जाता है, यानी जो भी समस्या है गुजर गया एक जगह फोकस हो गया, तो वो तो सब सोच रहा है। और अपसारी लेंस में क्या होता है कि ये अपसारी लेंस में है क्या, प्रकाश एक ही तरह का एक लाइन में पड़े भी, लेकिन ये क्या होगा, सब अलग अलग हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अभिसारी चिंतन, इसको कहते हैं अपसारी चिंतन, इसको कहते हैं अभिसारी चिंतन। अब दो प्रश्न कर रहे हैं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न अपसारी है या अभिसारी। भारत की राजधानी कहाँ है, प्रश्न का टाइप बताना है, आंसर नहीं। दूसरा है कि यदि पृथ्वी से जल समाप्त हो जाए तो क्या होगा। ये दो प्रश्न हैं और दोनों का आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन प्रश्न अपसारी प्रश्न है और कौन प्रश्न अभिसारी प्रश्न है। तो अब देखिए सृजनशील बालक क्या करेगा, वो अलग हट के सोचेगा, तो अपसारी चिंतन। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण द्वारा बिल्कुल निकालते हैं, जब वो एक्टिव रहता है, खोज करता है, खोज करते हुए क्या करता है, किसी ज्ञान का स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है और उसका अर्थ भी निकाल लेता है। खेल द्वारा भी वो ज्ञान का संरचना और अर्थ निकालता है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, जब वो किसी पदार्थ के बारे में प्रैक्टिकल करता है या पदार्थ उसके सामने रहता है और प्रैक्टिकली वो देखता है, तो उसके बारे में भी। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, अब जो बड़े लोग होते हैं, क्लासमेट होते हैं, उससे भी रहकर वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या है, चारों है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर लिखना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाव गई यह रणनीति कहलाती है। देखिए क्या कर रहा है, मान लिया जाए कि कोई नंबर है, ये नंबर है 10 नंबर है, हालांकि यह एक ही हो गया। दस नंबर का ये फोन नंबर रहता भी है, ये नंबर है। और अब कह रहा है क्या, 4-4 अंक में, 3-4 अंक में, जैसे 9-8-7 है या फिर 9-4-3 है, ये इसी से लेना है और ये समूहों में बांट कर लिख रहा है। तो इसको क्या करेगा, इस नंबर से इसको लिखने के लिए क्या किया, खंड कर दिया, तोड़ कर दिया, पार्ट वाइज कर दिया। तो ये चीजें क्या होगा, खंडीकरण। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना। पहले ही बताएं कि जैसे रटना शब्द आ जाए तो उसको एकदम इग्नोर कर देना है, आई हेट यू रटना, यही सोचना है। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, दूसरों का निष्क्रिय, यहाँ पर सक्रिय रहता तो ये सही होता, लेकिन क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, तो ये भी गलत। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, सिर्फ ये इसके द्वारा नहीं, क्या, परिवेश से सहभागिता। यानी कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। अधिक बल क्या देना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं विद्यालय के चीज़ों को, पाठ्य विषय यानी पाठ्य वस्तु के विषय को विद्यालय के बाहर भी जोड़ना चाहिए, तब बच्चे क्या करेंगे, बेहतर ज्ञान हासिल कर सकता है। तो परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है। दूसरा बारामती, नाम है बारामती, विविध प्रकार की पुस्तकें और अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। और ददाती नए शब्दों का, ये नाम है, कुछ मिसटाइप हो गया है, नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो ये क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए, ऐसे प्रश्न का आंसर आप हमेशा गलत करते हैं, पहले जो गलत है उसको एकदम छांट दीजिए। तो जैसे ये 4 नंबर क्या था, गलत था, तो हम इसको क्या किए, छांट दिए। अब बच गया क्या, 1 2 3,
1, 2 में देखिए विद्यार्थी को नए शब्द सिखाने के फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत। अब ये शब्द लिखेगा सही और ट्रॉफी देते फुरेंगे तो कितना ट्रॉफी हम दे सकते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। बारामती विविध प्रकार की पुस्तकें, अब ये कुछ सही लग रहा है, ये इसलिए कि अलग अलग विद्यार्थियों को कुछ किताबें देती है ये, और जब वो पढ़ता है तो देखता है कि किस बुक में इसको इंटरेस्ट है, और जैसे ही जिस बुक में इंटरेस्ट है उस बुक में जो भी मैटर है उस पर वो डिस्कस करने लगता है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है, यानी जो नए शब्द होते हैं और जो जुड़े हुए रहते हैं किसी संदर्भ से उस पर बल देती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य कर सकते हैं? किस प्रकार से सुसाध्य कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। बताइए, ये कोई शिक्षक करेगा कि बच्चों को डरा दें, अरे तुम ये पढ़ रहा है बहुत भारी है, ऐसा है वैसा है, नहीं सीख पाएगा, वो कभी भी हम नहीं करेंगे। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। अटल तरीके मतलब क्या, जो फिक्स है कि जो हम कह दें एक शिक्षक हैं उसी तरह से आप समस्या समाधान करो, तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। सीडीपी कभी भी नहीं कहता है कि आप अटल रूप से समस्याओं का हल करवाएं। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, निष्क्रिय रटन पद्धतियों को इस्तेमाल को बढ़ावा, रटन, जहां रटन, आई हेट यू रटन, इसको हिंदी में लिखिएगा तो रतन, जो भी हैं रतन से हेट कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, यानी समरूपों के इस्तेमालों को बढ़ावा देना, यानी जो समस्या समाधान हम दे रहे हैं और वो पहले उससे मिला जुला, समरूप मतलब क्या, मिला जुला कोई समस्या का हल वो किया हुआ है तो उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे कि भाई तुम पहले किए हो, आप उस तरह से कीजिए, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप डरो मत, डरवाएंगे भी नहीं। क्या होगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? सार्थक अधिगम यानी बच्चे अच्छे से अधिगम कर पाए। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पर भी आप वर्ड पे जाइए, संदर्भ, जो संदर्भ जिससे जुड़ा हुआ है उसको बढ़ावा देंगे। यहाँ कह रहा है संदर्भ रहित, जो संदर्भ ही नहीं है, जो संदर्भ से जुड़ा हुआ ही नहीं है, संदर्भ रहित मतलब संदर्भ के बिना संदर्भ के बढ़ावा देंगे तो बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे। ये ऑप्शन गलत। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ये पॉजिटिव शब्द है कि भाई आपके पास जो समस्या है उसको थोड़ा विचार करो, सोचो समझो, आप समझ सकते हो, आप कर सकते हो ऐसा, तो ये हो सकता है। अब देखते हैं आगे, रट्टा मार, फिर रटन आ गया भाई, तो रटन आई हेट यू को प्रोत्साहित करना बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए, अब इतना भी नहीं कीजिएगा कि रट्टा मारना या रतन को आई हेट यू कह दीजिएगा, यही सही हो जाता कि रट्टा मारकर सीखने को हतोत्साहित करना, प्रोत्साहित की जगह हतोत्साहित हो जाता तो यही सही हो जाता। तो थोड़ा हतोत्साहित प्रोत्साहित देख लेना है वहाँ भी। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना, नकल को भी हेट कीजिए। तो क्या होगा, एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, सार्थक अधिगम होगा। तो अतः आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अगर विद्यार्थी अपने कक्षा की सफलता को आंतरिक कारणों पर आयोजित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। आंतरिक यानी उसको लगता है कि हम ऐसा किए, हम सक्सेस कर गए, सफल हो गए, तो उसको क्या महसूस होगा, शर्म होगा, कभी भी नहीं, गुस्सा होगा, कभी भी नहीं, गर्व, हाँ गर्व हो सकता है, उत्कंठा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 गर्व। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। क्या करता है ये बहुसंवेदनशील उपागम, संवेदनीय क्या होता है, संवेदना यानी यह क्या करेगा, यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 3 सही है 1 गलत है, तो गलत को ही चुनना है।
एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। सख्त रूप से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चे कोई संकल्पनाएं मन में बैठाए, भ्रांतियां बैठाए है तो उसको प्रोत्साहित करते हुए उसका निराकरण करना है। ये क्या है हमारा, ये गलत कथन कर रहा है और कथन कौन सही नहीं है यही पूछ रहा है। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, किसी में भी कन्फ्यूजन होता है, किसी को भी जो है ना भ्रांतियां होती है, तो ये सही है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। आप उसके भ्रांतियों को, कन्फ्यूजन पर गौर नहीं कीजिएगा तो बच्चों को आप नहीं सिखा पाइएगा, तो ये भी सही है। वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती है बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समाज को दर्शाती है। ये भी सही है। आपको पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। ये व्यवहारात्मक है। ये क्या है? व्यवहारात्मक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये था 1 जनवरी 2022 को पूछे गए सीडीपी का संपूर्ण विश्लेषण। और हम कामना करते हैं कि इसी टॉपिक से आपके आने वाले सीटेट में 2, 4, 5 प्रश्न जरूर रहे, और रहे क्या रहेगा भी तो जो प्रीवियस ईयर बनाएगा वही रिजल्ट में अच्छा स्कोर लाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, लाइक करना भूल गए हैं, आपको याद दिला रहे हैं सब्सक्राइब करना भी, यदि कोई भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।